हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉप स्कोरर। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1757 एडी टू 1857 एडी। पार्ट नंबर 1 देखने वाले हम, जिसके अंदर हम सीखेंगे परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम। ये जो लेक्चर है वो स्टैंडर्ड 8 के स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और गुजरात बोर्ड में है, और ये जो हमारा सिलेबस है वो एज पर द न्यू टेक्स्ट बुक है। बैटल ऑफ प्लासी तो हमने आगे की वीडियो में देख ही लिया था। अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश सरकार ने मीर जाफर को बंगाल के नवाब से हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। अब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी फ्री प्राइवेट ट्रेड किया करती थी, जिनके कारण उनकी मीर कासिम के साथ लगातार अनबन होती रही। अब ये जो अनबन है धीरे धीरे वॉर में कन्वर्ट हो गई, बैटल में कन्वर्ट हो गई, यानी दोनों जो है मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी आमने सामने हो गए बैटल ऑफ बक्सर में। और बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम हार जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक ट्रीटी साइन की जाती है। रॉबर्ट क्लाइव ट्रीटी साइन करते हैं अवध के नवाब के साथ और मुगल एम्पेरर शाह आलम II के साथ। अब इस ट्रीटी के हिसाब से अवध के नवाब को 50 लाख रुपीस पे करने थे और कंपनी 26 लाख रुपीस पे करेगी मुगल एम्पेरर शाह आलम II को। अब आप सोचोगे 26 लाख रुपए कंपनी मुगल एम्पेरर को क्यों देगी, यानी इसके बदले में कुछ ना कुछ तो उन्हें लेना पड़ेगा। तो देखिए कि उसके रिटर्न में बंगाल, बिहार और ओडिशा का सिविल पावर, दीवानी पावर हैंड ओवर किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कि अगस्त 12, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का सिविल पावर दिया गया मुगल एम्पेरर शाह आलम II के द्वारा, जिनके कारण ब्रिटिशर लोगों का इंडिया में पॉलिटिकल पावर बढ़ने लगा। अब 1772 में बंगाल में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इस सिस्टम के कारण कंपनी का रेवेन्यू बहुत हद तक बढ़ गया। अब ये नए सिस्टम के हिसाब से इजारेदार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, जिनमें इजारेदार को लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना था। अब जो भी हाईएस्ट बिड करता था उन्हें लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का मोनोपोली मिल जाता था। अब इस सिस्टम में ब्रिटिश डॉक्यूमेंट में इजारेदार शब्द यूज नहीं किया गया था, इजारेदार के जगह पे फार्मर वर्ड यूज किया गया था। इसके कारण इस सिस्टम को फार्मिंग सिस्टम भी बोला जाता है। अब इस सिस्टम के हिसाब से इजारेदार का जो मेन गोल था, मेन एम था, वो था ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाने का, जिनके कारण पीसेंट्स लोगों को बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया गया। पीसेंट्स का मतलब होता है फार्मर्स। फार्मर्स लोगों का बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया गया। अब ये सिस्टम इतना अनबेरेबल हो गया कि अब कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत थी। रिफॉर्म्स लाने का मतलब चेंजेस लाने के लिए। अब चेंजेस लाने के लिए कॉर्नवालिस को एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। इसके बाद बात करते हैं परमानेंट सेटलमेंट की। 1793 में जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल की पोस्ट पे थे, तब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। अब इस एक्ट के हिसाब से लैंडलॉर्ड है उनको लैंड पे और लैंड से होने वाली जो लैंड रिवेन्यू है वो कलेक्ट करने का राइट मिल गया। अब इस रिवेन्यू में से, अब ये जो भी इनकम जनरेट होती थी उसमें से जो 10 में से 9 हिस्सा उन्हें गवर्नमेंट को देना था और एक हिस्सा अपने पास रखना था एज अ रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है एज अ सैलरी। इस मेथड के कारण फार्मर्स बहुत ही बुरी तरह से एक्सप्लॉइट होते थे, क्योंकि इस सिस्टम के हिसाब से फार्मर्स को एक फिक्स रिवेन्यू लैंडलॉर्ड को देना था। लैंडलॉर्ड किसी भी तरह, किसी भी हाल में ये रिवेन्यू को कलेक्ट करते थे और फार्मर्स को ऑप्रेस करते थे। अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लैंडलॉर्ड को भी एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करवाना था गवर्नमेंट को। अब ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो है वो लैंडलॉर्ड के फेवर में ही था, क्योंकि शुरुआत में लैंडलॉर्ड को एज अ रिवेन्यू सिर्फ फिक्स अमाउंट ही गवर्नमेंट को पे करना था। अब वो लोग जो रिवेन्यू पे नहीं कर सकते थे उस लैंड को कॉन्फिस्केट किया जाता था, सीज किया जाता था।
बाद में जो लैंडलॉर्ड है इस ज़मीन को बाय करना भी स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट को फार्मर की प्रोग्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिनके कारण बंगाल के फार्मर्स ने रिवॉल्ट किया। बंगाल एक ज़माने में अन्न भंडार बोला जाता था, अब उनकी हालत गरीबों जैसी हो गई। अब हम बात करेंगे रियायतवारी सिस्टम। 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट में यानी कि 1820 की बात करें तो रियायतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया मुंबई और मद्रास के प्रोविंस में। ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो उस समय मद्रास के गवर्नर थे। इस सिस्टम के हिसाब से लैंड का जो टीलर है वो लैंड के ओनर बना दिए गए। इस सिस्टम में गवर्नमेंट की कंडीशन के हिसाब से फार्मर्स को लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे करना था। अब इस प्रैक्टिस से लैंड ओनरशिप में कोई भी फायदा नहीं होता था, जिनका पहला कारण है कि लैंड रेवेन्यू बहुत बहुत ज़्यादा हुआ करता था। दूसरा कारण है कि गवर्नमेंट जो है लैंड रेवेन्यू को जब चाहे तब इंक्रीज कर देते थे। अब तीसरा कारण यह है कि अगर क्रॉप फेल हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो भी रियायत को लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को देना ही पड़ता था, इसमें कोई भी माफ़ी नहीं मिलती थी। अब तीसरा सिस्टम है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में और कुछ सेंट्रल इंडिया के रीजन्स में। हॉर्ट मैकेंजी नाम के ब्रिटिश ऑफिसर ने महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था 1822 एडी में। अब ब्रिटिश रिवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से ये जो महल वर्ड यूज़ किया जाता था वो यूज़ करते थे विलेज के लिए या तो ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए। अब इस सिस्टम के हिसाब से फार्मर के फार्म से रिवेन्यू कलेक्ट ना होते हुए पूरे गांव से एज अ कलेक्टिव लैंड रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। इस मेथड में लैंड रेवेन्यू पता करने के लिए विलेज का सर्वे किया जाता था और फार्म की इनकम और फार्म प्रोड्यूस ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती थी। इसीलिए इस मेथड को बोला जाता था महलवारी मेथड। अब इसमें लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो असाइन की जाती थी विलेज के हेडमैन को। अब ब्रिटिशर लोगों ने ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस कर दिए, जिनके कारण इंडियन विलेजेस की जो स्टेबिलिटी, ऑटोनॉमी और कंटिन्यूटी पूरी तरह से सैटर्ड हो गई। अब ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि गांव में जो विलेजर्स होते हैं वो अपना फार्म प्रोड्यूस करते थे, अपने फार्मिंग करते थे, वहाँ से ही इनकम कमाते थे। तो ये सिस्टम एक तरह से ऑटोमेटिक बन चुका था, उनमें किसी भी तरह की दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं थी। बट ब्रिटिशर लोगों के ये जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस करने के कारण ये ऑटोनॉमी पूरी तरह से सैटर्ड हो गई। अब 1765 में बंगाल में सिविल पावर मिलने के बाद कंपनी ने बंगाल के एम्प्लॉइज से बंगाल की एनुअल गिल्ड के बारे में पता लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बंगाल जो था वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो ब्रिटेन को सप्लाई करते थे और ब्रिटेन उनको यूरोप में एक्सपोर्ट कर देते थे, जिनके कारण ब्रिटिशर लोगों ने बंगाल के फार्म प्रोड्यूस पे कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।